आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रब्बिज़िदनी इल्मा। ठीक है, तो हमारे पास बैक्टीरिया के 3 किस्म के रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे मेन बात ये है हमारे पास एमसीक्यू में कि कौन सी किस्म की हमारे पास रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती है। तो आसेक्सुअल होती है, कंफ्यूज करा देते हैं कि ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है हाँ भाई कुछ बैक्टीरिया करते होंगे, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे नहीं करता है। बाइनरी फिजन हमें पता है, इतना लंबा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल हमने माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ा हुआ है। माइटोसिस मियोसिस अगर किसी को नहीं आता तो वो मुझे मैसेज करके बोल दे तो मैं उसको वॉइस सेंड कर दूंगा या ग्रुप पे वॉइस सेंड कर दूंगा कि माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल का जो डीएनए है वो फिर 2 में हो जाता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से वो। तो बाइनरी फिजन आप लोग बता दीजिए, बाय मतलब 2, फिजन मतलब तोड़ना। हमने न्यूक्लियर फिजन भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजन भी पढ़ा होगा। तो फिजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब मिलाना। तो न्यूक्लियर फिजन में या बाइनरी फिजन में 1 से हम 2 बना देते हैं और ये आसेक्सुअल होते हैं। हमारे पास यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया की हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। क्या चीज़ हमारे पास कर रहा होता है, ये हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, बस ये हमारे पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये हमारे पास डिवाइड होकर 2 हो जाता है। बस ये आपको हमस्क्री रखना है, इतना लंबा नहीं रखना है। और जो ई कोलाई की वो होती है ना, जो हमने आप लोगों ने, अगर आप लोग को याद हो, मीजल्सन एंड स्टेल्स मॉडल, तो उसके अंदर उन्होंने ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उन्होंने नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 ऐसे कुछ करके उन्होंने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने वैसे ये किया है, फॉस्फोरस को लेके भी किया है, कार्बन को भी लेके किया हुआ है। तो हमारे पास कुछ मेटल्स को लेकर उन्होंने वो किया होता। तो अगर ह्यूमन के साथ करते, रैट के साथ करते, मंकी के साथ करते तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन ये आधे घंटे में ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल ने 1 घंटे में ख़त्म कर देते ई कोलाई, और आधा घंटे इनका हाफ लाइफ टाइम होता है। तो ये लिखा हुआ है, द बाइनरी फिजन इज़ अ रैपिड प्रोसेस एंड सेल अंडरगोज डिवीजन एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 30 मिनट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं रखना है, बस 1 से 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है? क्रोमोसोम। और कितना, कौन सा ई कोलाई का हमारे पास इतने मिनट में डिवाइड होता है। कॉनिडिया हमारे पास, कॉनिडिया कुछ नहीं होते हैं, बस हमारे पास छोटे छोटे से ना फिर भी पढ़ लेते हैं। लाइक फंगाई कॉनिडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फिलामेंटस बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस। कॉनिडिया पेयर्स एज स्मॉल स्पोर्स, स्पोर्स हमारे पास बन जाते हैं। स्मॉल्स सेपरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर सेप्टम एट द एपेक्स ऑफ द फिलामेंट and the part of this filament which bears the conidia is called a conidiospore। ये एमसीक्यू के लिए भी पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट जो बेयर करते हैं कॉनिडिया को, उसको हम कॉनिडियोस्पोर कहते हैं। कॉनिडिया इज नथिंग, स्पोर फॉर्मेशन को हम कॉनिडिया कहते हैं। स्पोर बन जाते, फिर स्पोर गिर जाते, फिर नया स्पोर बन के जर्मिनेट होके एक प्लांट की तरह एक न्यू बैक्टीरिया हमारे पास बना लेता है, तो उसको हम कॉनिडिया फॉर्मेशन कहते हैं। हमारे पास बडिंग आ जाती है। बडिंग तो आपको यहाँ से बिल्कुल साफ साफ नज़र है कॉनिडिया की ये है कि हमने छोटे छोटे वो बना लिए, हमारे पास स्पोर्स बना लिए और स्पोर्स यूँ गिर गए। जिसकी नहीं हमारे पास वीट उगती है, बाजरा उगता है हमारे पास, और चावल उगता है, जिस तरह भुट्टा उगता है, तो उसी तरह से ये छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं। फिर स्पोर्स गिर जाते हैं, फिर स्पोर्स जब गिर जाते हैं फिर और उग जाते हैं हमारे पास। और बडिंग में हमारे पास वो जो नहीं, पोटैटो हमारे पास एक, पोटैटो सबको पता है कैसे बडिंग करके बोलते हैं, पोटैटो की आँख है, आलू की आँख है, ये वो या कुछ आलू का बच्चा है, वो आलू का बच्चा ही होता है, क्योंकि आलू फिर उसको बडिंग करके 1 से 2, 2 से 4, हम एक आधा आलू आँख वाला डाल देते हैं मिट्टी के अंदर। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप लोगों को तो पता है, मैं एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। तो नथिंग है, मुझे 3 छोटे छोटे से, मतलब मेरी उंगली जितने 3 आलू मिले, मतलब बडिंग के ज़रिए आलू उगता है। तो हमारे पास बस ये रहा था कि बडिंग से क्या होता है और एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास। बस कॉनिडिया क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, स्ट्रेप्टोमाइसिस है। बडिंग क्या है और कौन सी एग्जाम्पल हमें दी हुई, ई कोलाई की एग्जाम्पल दी हुई है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं रखना है आपको। कॉन्जुगेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन इज़ अ प्रोसेस, ये देखें ना, कॉन्जुगेशन पता है ना आपको, आप लोगों ने ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा होगा, लिपोप्रोटीन पढ़ा होगा, ये बस उससे मिलता जुलता है। कॉन्जुगेशन देख के ना आपको कंफ्यूज मत होइएगा। यह देखिए, बाय विच वन बैक्टीरिया ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक बैक्टीरिया मरने वाला है तो उसने क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी वो सामान था ना, वो सब ना एक पाइलस के ज़रिए, ये देखें
साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के ज़रिए वो दोनों जुड़ गए। पहले अलग अलग थे, फिर दोनों जुड़ गए। फिर ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ये बीमार है, तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इधर घुसा दिया और ये मर गया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल निकल के तो ये अब घोस्ट बन चुका है, ये घोस्ट बन के अब भाग गया है। तो ये वाला हमारे पास आगे तक हमारे पास यूँ रहेगा। तो हम यूँ चल रहे थे ना पहले, तो अब हम यूँ चल के जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। हमारे पास इतना लंबा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन हमें नहीं रखनी है, हमें बस अपना वो MCQ रखना है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी कि हमारे पास डोनर है, उसने अपना पाइलस लगा दिए यहाँ पे। फिर DNA पॉलीमरेज अटैच हुए। पॉलीमरेज अगर आप लोग को पता नहीं है तो हम आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन अभी बस अभी डिटेल में जाना, चैप्टर कंप्लीट करना है ना हमें। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें स्टार्ट करना है। फिर हमारे पास ये वाला जेनेटिक मटेरियल दूसरे में जा रहा है, फिर एक्सचेंज हो रहा है, और फिर हमारे पास नए के पास सारे आ गए। ये मुझे एक और चीज़, मेरी बुक ना मुझे बड़ी ज़रूरत थी। मैं आपको पता है बायोलॉजी की बुक में, आप अगर आप मुझे को बोल रहे हैं बायोलॉजी की बुक की पीछे सन कर, तो वो पूरी फटी हुई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेजेस ना फाड़ के फेंक दिए हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिखाया हुआ है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना कि वो बेचारा जो मरने वाला होता है ना, जो बीमार होता है, तो वो बेचारा दूसरे को भेज देता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोनों के टाइप वापस से पायलट्स लगा दिए। ये अजीब मुझे लगता है। बस कॉन्जुगेशन में आप याद रखिए कि बैक्टीरिया अपना जेनेटिक जो मटेरियल है ना, वो डोनर को दे देता है, बस, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर को। इसको कॉन्जुगेशन हम कहते हैं। और मरने वाला तो ये कोई सेक्सुअल मेथड नहीं है। बैक्टीरिया सेक्सुअल मेथड अगर होता तो ये ऊपर लिख देते ना कि बैक्टीरिया सेक्सुअली करते हैं हमारे पास, लेकिन बैक्टीरिया सेक्सुअल करते ही नहीं है हमारे पास। बैक्टीरिया आज सेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हमारे पास बैक्टीरिया करते ही नहीं है। वो एक सिंगल सेल मॉलिक्यूल, उनके अंदर मेल फीमेल का क्या कॉन्सेप्ट, उनके अंदर कुछ है ही नहीं। ये बुक ना मुझे थोड़ी ना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा लगती है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, इसके लिए हम इंसुलिन वगैरह का वो इस्तेमाल करते हैं। खैर इसको पढ़ लेते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशन a bacteria takes in DNA from its environment, often DNA that's been shed by other bacteria in a laboratory. The DNA may be introduced by scientists. If the DNA is in the form of circular DNA called a plasmid, it can be copied in the receiving cell and passed on its descendants. उसी तरह से हम बैक्टीरिया का जो वो होता है हमारे पास, जो सर्कुलर DNA होता है, उसको हम कट लगा देते हैं। हेलिकेज हमारे पास एक नाम का एग्जाम होता है, हेलिकेज को हम डाल के दो कट लगाते हैं, वो सीजर्स की तरह कट करके दोनों हिस्सों को अलग कर देता है। और फिर उस जगह पे हमारे जो बनी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल होते हैं नॉर्मल ह्यूमन के, तो हम वो वहाँ पे जाके अटैच करवा देते हैं और सील करवा देते हैं DNA लाइगेज के ज़रिए। तो जब ये काम हमारे पास हो जाता है, फिर हम बोलते हैं चलो भाई तुम रिप्रोड्यूस करते रहो। अब रिप्रोड्यूस कैसे करके वहीं हमारे पास वापस से आ गया कि हमारे पास बाइनरी फिजन के ज़रिए हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, फिर और बनेगा, फिर और बनेगा। ये देखें, पहले हमने ऐड करवाया, फिर यहाँ पे आके अटैच हुआ, फिर यहाँ पे आके सर्कुलर DNA बन के यहाँ पे घूम रहा है। तो अब ये बैक्टीरिया हमारे पास क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है। अब जब हम इंजेक्ट करेंगे तो हम कुछ और नहीं, हम इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया इंजेक्ट करेंगे एक ह्यूमन के अंदर, और उसके अंदर इंसुलिन भी हमारे पास मौजूद है। तो इंसुलिन हमारे पास उस जब वो बैक्टीरिया तो पहले से मारा हुआ है, तो इंसुलिन बॉडी में एंटर हो चुकी है। अब वो इंसुलिन भाग भाग के जहाँ पे ग्लूकोज उसको मिलेगा वहाँ पे जैसे उसको पकड़ के मारना शुरू कर देगी, फिर उसको फाड़ के फेंक देगी, फिर ATP एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन इन अ फॉर्म ऑफ हम बैक्टीरिया दे रहे होते हैं। ट्रांसडक्शन ये वही हमारे पास फेज है जहाँ पे हमारे पास एक बाहर से आ जाता है बैक्टीरियोफेज। इसको एक बार इसका एक ही लाइन इसको पढ़ लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। A process in which genetic material is transferred by phage between two bacteria is called transduction. ये आया, अटैक किया, गोस्ट बन के भाग गया। ये देखिए लाल वाला हमारे पास वायरल DNA, तो हमने पहले पढ़ लिया था ना, ये बस रिवीजन के लिए था। ये एक ही लाइन में इसको बस एक ही लाइन तक रखिए, इतना ज़्यादा ना जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये हमारे पास बहुत 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 ज़्यादा हमारे पास बैक्टीरिया में आते हैं जहाँ पे हमारी सोच नहीं होती। हम बोलते हैं इतना आसान है, यहाँ से हमारे पास MCQ आएगा, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि जहाँ पे हमारी सोच नहीं रहती वहीं पे ही यूनिवर्सिटी वाले होशियारी झाड़ते हैं। और मेरे काम में भी बहुत सारे मच्छर हैं, मुझे बहुत काट रहे हैं। बैक्टीरिया हमारे पास हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी। इक्वली हमें डायरिया वगैरह कराता है, हमें उल्टियाँ वगैरह देता है, हमारा पेट, हमारा पूरा गट का हेल्थ ख़राब कर देता है। लेकिन कुछ हमारे पास यूज़फुल भी हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पास
जो कि हमारे पास वही बात आ जाती है, योगर्ट बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं ना हमारे पास, ये एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास क्या काम कर रहा है, लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर उनको फ्लोरिश करवा रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। जिस चेचिया कोलाई है हमारे पास, ये हमारे पास जब हम इसकी जेनेटिक मटेरियल को वहीं हमारे पास ये वाला काम करते हैं, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ई कोलाई की, तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स बनते हैं। एमोक्सिलिन, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन विटामिन B2 होती है, विटामिन B के हमारे पास बनाते हैं। और एमोक्सिलिन तो सबको पता है ना, हम दर्द के लिए खा रहे थे एमोक्सिलिन। बैक्टीरिया प्लाज्मेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इंसुलिन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो बैक्टीरिया होता है, वायरल के अंदर तो नहीं डाल के देंगे ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोस्ट्राइडियम बोट्यूलिनम है, तो वो कॉज करते हैं हमारे पास फेटल फूड पॉइजनिंग, बोट्यूलिज्म उसको कहते हैं हम। तो बस ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कुलेरा वहीं हमारे पास विब्रियो कुलेरा इसको कहते हैं हमारे पास, वो हमने ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। कुलेरा से हमें वहीं डायरिया, नौजिया, हमारे पास ये वाली डिजीज़ भी हमारे पास अफ्रीका से आई है। स्लीपनेस होती है, लेथर्जी, मतलब हद से ज़्यादा नींद का बिगड़ना इसको कहते हैं हमारे पास लेथर्जी को। डिहाइड्रेशन होती है, मसल क्रैम्प्स, मसल काम करना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डायरिया हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस तो होगा, थर्स्ट वगैरह, म्यूकस फॉर्मेशन, ड्राई माउथ। इन हम ORS देते हैं। किसी को अगर कोलेरा नहीं भी है तो उसको डायरिया हो रहा है, नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग, उसने वॉमिटिंग कर ली, उसको डायरिया हो रहा है, तो हम उसको ORS देंगे। अगर आपको कभी बीमारी हो तो आप लोग ORS का इस्तेमाल करें, लेकिन डायरिया, नौजिया, वॉमिटिंग, ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो आप ORS लेंगे। नहीं सिर्फ डायरिया हो तो आप ORS पी रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाला डायरिया हो रहा है तो बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट जा रहा है, और इसको पीने के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दिन में एक बोतल बना के पूरा दिन चलाना है। ये नहीं आप दिन में 5-6 पी रहे कि ऑरेंज जूस समझ के उसको पी रहे हैं, तो फिर हमारे पास किडनी स्टोन्स आ जाते हैं। टाइफाइड आप लोग को पता होगा, टाइफाइड क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, ये साल्मोनेला टाइफी रख लीजिएगा। सैल्मन नाम की फिश होती है, उससे याद रखिएगा। वीकनेस होती है, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सब याद रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस नथिंग एल्स, TB, ये माइकोबैक्टीरियम इसको दफ़ा करे, बस ट्यूबरक्लोसिस करवाता है, ट्यूबरक्लोसिस करवाता है, ये माइकोबैक्टीरियम को दफ़ा करें। कफ होता है, फीगम आता है हमारे पास, फैटिक, जब इंशाल्लाह आप लोग SIUT आएंगे तो आप लोगों को TB के तो हाथ से ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे TB का OPD लगता है। चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट वगैरह वगैरह, ये सब देख लें। और इनसे दूर रहना चाहिए TB के मरीजों से, क्योंकि ये खांसते हैं तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है और फिर हमें भी लग जाता है। निमोनिस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस को गोली मारे, निमोनिया करवाता है। ये पूरा नाम देंगे, आधा नाम नहीं देंगे, डरिएगा मत हाँ पेपर में। कफिंग विद ब्लड एंड, पता है ना निमोनिया में क्या होता है, तो निमोनिया को तो सबको पता होता है। निमोनिया और TB का तो आजकल तो किसी को बोला ना आपको क्या है, बोलते मुझे डायबिटीज़ है, आपको क्या मुझे कोलेस्ट्रॉल है, आपको क्या है मुझे BP है, आजकल आपको क्या है मुझे नमोनिया हुआ था, मुझे चिकनगुनिया होता है। मैं आजकल हर किसी को होता है तो मुझे तो चिकनगुनिया होता है, मैं तो नॉर्मल घूम रहा हूँ। तो ये आजकल ना फैशन बन चुका है। ये हमारे पास है प्लांट्स के, ये प्लांट्स वाले तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इनमें, लेकिन मैंने तो अब निकाल लिया, अभी आप लोग भी निकाल लीजिएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास ही प्लांट वाला चार्ट ही हमारे पास पेपर में आता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ज़्यादा हमारे पास ये वाले हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम, अखरोट, या अखरोट वाली याद रखिएगा। और कहाँ गया हमारा, एक और था यार, वो यहाँ पे नहीं है। फिर बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने आज तक MCQs में नहीं देखा, अपने वाले MCQs में भी नहीं देखा, ये वाला और ये वाला, ये लेकिन आता है। आप इसको ज़्यादा रखिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग एनिमल पे ज़्यादा फॉलो करते हैं, JSMU और SIUT वाले, फिर वहीं बात आती है कि DA और KU वाले फिर बॉटनी पर भी फोकस रखते हैं ज़्यादा। बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन, नॉर्मल फ्लोरा में हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, ये प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि बैक्टीरिया हमारे ऑर्गन्स में, जैसे स्मॉल इंटेस्टिन है हमारा, वो नॉर्मली फ्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, लेकिन मतलब हमारे इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ हैं उनके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और वो हमें कोई भी नुकसान नहीं दे रहे होते जब तक वो हमारे ब्लड के अंदर और ब्रेन के अंदर, मसल्स के अंदर नहीं आ जाते हैं, तो तब तक हमें कोई वो नहीं दे रहे होते हैं। और विटामिन B12 अगर आप लोगों ने सुना हुआ, तो हमारे पास जो हमारे इंटेस्टिन्स के अंदर बैक्टीरिया और जो
कीड़े मकोड़े वॉर्म्स होते हैं, तो वही वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं और सिक्रीशन भी करवा रहे होते हैं। तो ज़रूरी भी है, लेकिन वही बात है, अगर आप गंदा खाना खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, फूड पॉइजन हो जाएगा, फिर ये बढ़ जाएंगे, फिर बीमारियाँ हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, ये जो 6.9 है ना, कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, इसको तो डबल टिक लगा के इसके ऊपर एक स्टार बना ले। ये हर साल MCQ में आता है। अगर आपको एक MCQ अगर कोई बोले ना, एक MCQ आपको कहाँ से कि नहीं कहा, आपको एक MCQ मिलेगा ही मिलेगा, तो वो ये वाला टॉपिक है। आपको एक ना एक MCQ इसमें से मिलेगा कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया से। स्टेरिलाइजेशन हम कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। डिसइंफेक्शन में मतलब हम उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, वो मरता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल ट्रीटेड। तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये किल को काट दें, बिल्कुल काट दें। ये किल नहीं करता है। हमारे पास जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो हम कर भी रहे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टेराइजेशन बिल्कुल कम्प्लीटली एक चीज़ को मार डालता है, लेकिन डिसइंफेक्शन क्या होता है, उस चीज़ को रोक देता है। जो हमारे पास स्क्रब के अंदर होते हैं ना, जो हाथ वगैरह धो के आते हैं, तो उनका काम स्टेरिलाइजेशन से होता है। लेकिन जो लोग बाहर घूम रहे होते हैं ना, तो उनका काम डिसइंफेक्शन से होता है। स्टेरिलाइजेशन मतलब आपने एक चीज़ को बिल्कुल कम्प्लीटली रेडिएशन दे के, स्टीम दे के, कुछ भी दे के आपने उसको बिल्कुल ही ख़त्म करके मार डाल रहा है 100%। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, आपने बस उसको रोक दिया है। तो प्लीज़ यहाँ पे जो किल लिखा हुआ है इसको काट दें। आप लोग डिसइंफेक्शन आएगा, फिर आप किल माइक्रोऑर्गेनिज्म टिक कर जाएंगे, तो वहीं पे MCQ काट देंगे। उन्हीं की गलती है, लेकिन वो फिर भी काट देंगे। तो प्लीज़ ये अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करें, तो गूगल पे भी यही इनका डिफरेंस शो हो जाएगा। फिनोल आप लोग को पता है क्या होता है, बेंजीन से डिराइव होता है। OH लगा देंगे तो फिनोल बन जाएगा। OH हमारे पास बेसिस में आते हैं, तो फिनोल इसी तरीके से मार डालता है। पहला केमिकल हमारे पास जोसेफ लिस्टर ने बनाया था, फिनोल था वो। हेलोजन से क्लोरीन और आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा पायोडीन वगैरह, आयोडीन लगा दो जरासीम की जगह पे, तो आयोडीन इस्तेमाल करते हैं हम। हैवी मेटल्स हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया, न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह हमारे पास होते हैं, तो न्यूक्लियर मेडिसिन से भी हम चीज़ों को मार डालते हैं। एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी होती है, हम पत्थर वगैरह भी तोड़ते हैं। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं हम के बच्चों की आंखों के अंदर गार्ड के, फिर गोनोरिया के बचाने के लिए। सोप एंड डिटर्जेंट्स, एल्डिहाइड्स पता है सबको, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल एल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फूड प्रिजर्वेशन हम करते कैसे हैं? यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्वोसिंथेसिस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को इनहिबिट कराते हैं। और ये जो फिजिकल मेथड्स जो कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया, इसके ऊपर भी डबल टिक बना के स्टार लगाते हैं, क्योंकि इसमें से भी MCQs हमारे पास आते हैं। इंसिनरेशन हमारे पास जिना में आया था 2023 के अंदर, तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो लोग हमारे पास अभी क्लिनिकल लैब साइंसिस में और सर्जिकल टेक्नोलॉजी में जाएंगे, तो उनका ये बहुत ज़्यादा काम आएगा वहाँ पे। बॉयलिंग आप लोगों को पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को मार डालना। ड्राई हीट ओवन्स पे क्या होता है, दूध को अगर आप डाल देंगे ना, तो दूध को पाउडर बना देता है ये ड्राई हीट ओवन वाला। इंसिनरेशन, एक्सपोजर टू डायरेक्ट फ्लेम के अंदर उसको डाल दिया, पानी के नहीं डाला, डायरेक्ट फ्लेम पे डाल दिया हमने। ऑटोक्लेव, ये ऑटोक्लेव हमारे पास जो सर्जिकल सूट जब धोबी से आते हैं ना, तो CSG टेक्नीशियंस होते हैं, उसको ऑटोक्लेव पे डाल देते हैं। तो ऑटोक्लेव पे वो लोग जहाँ पे इतनी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सब चीज़ों को मार डालता है। पेस्चराइजेशन, हम लोग दूध को पेस्चराइजेशन की करते हैं, लंबी ज़िंदगी तक चलें। 72 डिग्री हमें सेल्सियस मेंटेन रखना है और 15 सेकंड तक रखना है, और फिर 138 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है 2 सेकंड तक। और फिर हमारे पास स्पॉयलेज ऑफ मिल्क, एप्पल जूस, हनी वगैरह से हम बहुत टाइम तक फ्री चलता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन, वही बात अच्छी थी, क्योंकि ये इनहिबिट करा देता है मेटाबॉलिज्म को। 0% पे चुका, मैं बताया एंजाइम्स के साथ क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी तो एंजाइम्स है भाई। फ्रीजिंग हमारे पास क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, प्रेशर दे के भी हम चीज़ों को मारते हैं। हाइपरबोलिक ऑक्सीजन थेरेपी, आप लोग को पता है, अगर वो नहीं बोलते एयर एम्बोलिज्म हो गया बंदा मर गया, एयर एम्बोलिज्म हो गया बंदा मर गया। एयर एम्बोलिज्म इज नथिंग। एयर एम्बोलिज्म में होता क्या है ना, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे किसी को पता है कि
249 सही है, थैंक यू। ये तो कुछ और आ गया। अच्छा, फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट के अंदर ना, अगर किसी को इंशाल्लाह होलोरिग्निशन के बाद वाला चैप्टर मैं कैसे पता सर्कुलेशन पता नहीं, इम्यूनोलॉजी मुझे याद नहीं, लेकिन शुरू कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ना है छोड़ दे, वरना एक बार रीड करने के लिए रीड कर लें, ठीक है। इंजेक्शन पता है, खाना लेना है, कहाँ से लेना है, माउथ से लेना है। डाइजेशन पता है, पेट के अंदर डाइजेशन हो रही होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन पता है हमें कि कहाँ हो रही होती है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग के अंदर हमारे पास जो विलाय होते हैं वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। एसिमिलेशन, खून के अंदर जो हजम हुआ खाना जो घूम रहा है उसको हम एसिमिलेशन करते हैं। ईजेक्शन, जो हम फीसिस जो हमारी बॉडी से ये स्टूल जो बॉडी से इजेक्ट आउट कर देते हैं उसको हम ईजेक्शन कहते हैं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ये हमारे पास क्या होता है? The process of digestion takes place inside their cells. Such organisms do not release their digestive enzymes outside their cell. This kind of digestion is termed as intercellular digestion. इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है। एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन की भी सिर्फ एग्जांपल करनी है। ये आँखें क्या हो गई है? बस ये याद रखिएगा कि ये एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन कहाँ पे होती है और इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन कहाँ पे होती है और क्या काम है इनका ना। डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इनकी डेफिनेशन देख लीजिए, एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या होता है और इंट्रा सेल्युलर क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। वाइल द फूड रिमेन्स आउटसाइड द cells in their gut, the enzymes are released from the secretory cells into the gut where the food is being digested and converted into simple substances. The latter is termed as extracellular digestion. ये वो टाइप ऑफ जो डाइजेशन है ये प्रोसेस कराते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड नॉट ओनली थ्रू एंजाइमेटिक कन्वर्जन, लेकिन केमिकल भी हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन हमारा वो होते हैं हमारे पास, और ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों मौजूद हैं। मैकेनिकल जो हम दांतों से चबा चबा के कर रहे होते तो वो मैकेनिकल डाइजेशन करा रहे थे, लेकिन केमिकल जो सलाइवा रिलीज़ हो रहा है, एमाइलेज रिलीज़ हो रहा है, तो हमारे पास केमिकल डाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। जो पेट जो चर्निंग प्रोसेस करवा रहा था वो मैकेनिकल में है, लेकिन पेट के अंदर जो HCl रिलीज़ हो रहा है और एक और चीज़ है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो रिलीज होती है, वो केमिकल के अंदर जाती है, क्योंकि एंजाइम्स आर नॉट बट केमिकल्स। ट्यूबलाइक डाइजेशन क्या होती है, साइक्लिक डाइजेशन क्या होती है? ट्यूबलाइक हमारे अंदर होती है, बस आप लोग समझ लें 2 ओपनिंग होती है, एडवांस में होती है, अलग अलग ओपनिंग है इनके। ग्लैंड और ऑर्गन्स है हमारे पास, मैकेनिकल केमिकल दोनों होते हैं हमारे पास। डाइजेस्टिव हमारे पास pH के ऊपर होते हैं, एंजाइम्स हमारे पास फूड कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि कौन सा एंजाइम, अगर मैंने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन का एंजाइम ही निकलेगा ना। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मसल्स से सपोर्टेड होता है हमारे पास। साइक्लिक में एक ही होता है, एक ओपनिंग, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फूड इंटरेस्ट एक ही जगह सब कुछ आ रहा होता है। पैरामीशियम की एग्जाम्पल है हमारे पास, वो वहीं उसका पेट है, वहीं उसका मुंह है, वहीं उसका निकालने की जगह है, सब कुछ एक ही जगह है। केमिकल डाइजेशन सिर्फ होती है इनके पास, क्योंकि पैरामीशियम के अंदर तो मैकेनिज्म के पास दांत थोड़ी हैं तो वो बैठ के चबाएगा पहले, तो केमिकल डाइजेशन सिर्फ करता है हमारे पास। वेरिएबल pH होते हैं हमारे पास, क्योंकि सिंपल नेचर ऑफ फूड हमारे पास ले होते हैं तो उनको pH का इतना वो ताल्लुक है ही नहीं। फीवर एंजाइम्स तो इतने छोटे छोटे उनको एग्जाम्स की ज़रूरत ही क्या है, वो सारे दिन बैठ के हजम करते हैं, उनको क्या करना है, हमारे पास हमारे जॉब पे जाने पड़ना है, कुछ भी नहीं करना है उनको, बस पड़े रहना है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका बिल्कुल सही से नहीं बना होता है। ये देख लें हमारे पास 2 हैं, पैरामीशियम का ये एग्जांपल दिया हुआ, और ये क्या डाइजेशन इन अमाइबा। आई विल से डाइजेशन इन अमाइबा, डाइजेशन प्लेनेरिया, ये आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा सच इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। MCQs में नहीं बोलता, आते नहीं है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन डाइजेशन इन्होंने बहुत डिटेल में डाला हुआ है। लेकिन इसके की पॉइंटर्स देख लेते हम, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे अमाइबा हो चाहे ये। आपको ब्लॉन्ड चीज़ों का तो पता होगा ना कि ब्लॉन्ड पे क्या होता है। ब्लॉन्ड पे स्यूडोपोडिया आर गिवन आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फूड फॉर्मिंग अ कप लाइक स्ट्रक्चर और फूड कप। एक MCQ हो गया। यूनिसेलुलर होती है तो सबको पता है ना, माइक्रोफेगस फीडर होते हैं, पता है हमें। माइन्यूट, ये मिनट नहीं है, माइन्यूट फूड पार्टिकल्स पे करते हैं।
टाइनी स्फीयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स एंड वाटर टर्म्ड एज फूड वैक्यूल। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इनके अंदर हो रही होती है। बस ये छोटी छोटी बातें होगी इनके अंदर, ये कैसे कर रहा है ये दिखाया हुआ है इन्होंने। बस ये हमारे पास हो गया। इतना लंबा इसको मत खींचिएगा। और हमारे पास जो द साइटोप्लाज्म pushes out the undigested food to completely ingest it through the process of exocytosis। साइटोसिस मतलब साइटो मतलब खून, एक्सो मतलब निकालना, खून से निकालना। तो ये एक ही तो है बेचारा, और इतने सारे थोड़ी हैं। डाइजेशन प्लेनेरिया, फिर फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से हमारे पास ये एमकेट में इस बार वो नहीं है। एनिमल किंगडम एमकेट वाले बड़े खुश हैं। आप लोग का है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोग एमकेट नहीं दे रहे हैं ना। आप लोग का आएगा एनिमल किंगडम। उसकी तो हम चार्ट बना के करेंगे। उसको हम इतना लंबा पूरे चैप्टर नहीं खींचेंगे, डोंट वरी। उसको हम चार्ट बना के एक ही दिन में निकाल देंगे, एक ही घंटे में निकाल देंगे। आप लोगों को इतना मज़ा आ जाएगा कि चार्ट बन के निकल गया चैप्टर। क्योंकि हमें सिर्फ MCQ निकालना है, वही बात आ जाती है क्योंकि हमें बस MCQ निकालना है। इनकम्प्लीट सेक्लाइक, इसके अंदर डाइजेशन होती है हमारे पास। इसके अंदर फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स तो सबको पता है ना क्या होते हैं। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आता है हमारे पास, वो होता है। डायवर्टिक्यूला होता है हमारे पास। ईच ऑफ द 3 ब्रांचेस गिव आउट न्यूमेरस ब्रांचेस। और डायवर्टिक्यूला जो ब्रांचेस होते हैं हमारे पास, इनको हम कुछ नहीं और डायवर्टिक्यूला बोलते हैं। रेमिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, जो स्मॉल और ब्लाइंड, क्योंकि हमारे पास नहीं होते आओर्टा, आर्टरीज, आर्टीरियोस, वही है हमारे पास। कुछ नहीं, हमारे पास जो ब्रांचेस हैं उनको हम डायवर्टिकुलर बोलते हैं। डायवर्टिकुलर और अंदर घुस जाते, छोटे छोटे हो जाते हैं, उनको उसको हम रेमिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर बस कोई एनस नहीं होता है बेचारे। यहाँ बस कार्निवोरस होते हैं, छोटे छोटे लार्वा को पकड़ते हैं। और प्लीज़ हाईलाइट करते जाइएगा, बाद में मत पूछिएगा। इसके अंदर इंटरसेलुलर डाइजेशन होती है। इसके अंदर मीजोकाइमल सेल होते हैं बस। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम इजेस्ट करके एनएस से निकाल देते हैं और ये बेचारा मुंह से निकालता है। सो सैड, क्या फ़र्क पड़ता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास कंप्लीट होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है इसको हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लिवर होते हैं, पेनक्रियाज होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। और हमारे पास जो मेन है वो इसोफेगस है, स्टमक है, लिवर है। इतना प्यारा है, देखिए इतना प्यारा है। लेकिन आपको इससे मोहब्बत नहीं तो आप लोग, खैर। तो बस मुझे ये चैप्टर बड़ा पसंद है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कभी नहीं बनना था, लेकिन मुझे बस ये चैप्टर पसंद था, डाइजेशन। यूनिवर्सिटी में जो मेरी टीचर ने पढ़ाया है ना, फिजियो की टीचर ने, मुझे नफरत हो गई थी। अब मेरे एनाटॉमी की ने वापस पढ़ाया तो मुझे वापस से मोहब्बत हो गई है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको मज़े से पढ़ें। सही है। हमारे पास एसेसरी ग्लैंड है, लिवर है, गाल ब्लैडर है, डुओडेनम है, कॉमन बाइल डक्ट है। ये हमारे पास ट्रांसवर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इलियम वगैरह वगैरह। अब बस माउथ है हमारे पास, 2 उसके वो होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा है हमारे पास, एंटीरियर ओपनिंग है। अपर एंड लोअर लिप्स है हमारे पास। इसको अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके मसल्स के नाम है ऑर्बैक्यूलरिस ऑरिस। आप लोगों को इसका नाम बड़ा छपड़ी लग रहा होगा कि इतना मुश्किल बड़ा नाम, और मुझे यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं पढ़ाया। मज़े की बात तो ये है कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया। ऑर्बैक्यूलरिस लिख के भेज देता हूँ, अगर आपको इसके बारे में सर्च करनी है तो करिएगा। ऑरिस ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इसके बारे में, और मुझे अभी तक देखिए याद है। तो ऑर्बैक्यूलरिस ऑरिस मैंने यहाँ पे लिख के मेंशन कर दिया। आपको इसके बारे में अगर रिसर्च करनी है तो बोले ना, हम तो भाई MBBS कर रहे हैं। अच्छा बताओ, लिप्स के मसल्स के नाम बताए, वो भी नहीं बता पाएगा, फिर आप बोलिएगा हाँ क्या फ़ायदा तुम्हारे MBBS की डिग्री के। देखो मैं इंटर वाली हूँ, मुझे आता है। फ्लेक्स मारिएगा। इट इज़ मेंट फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। ओरल कैविटी हमारे पास हार्ड पैलेट होता है, आगे की तरफ होता है। सॉफ्ट पैलेट हमारे पास पीछे की तरफ होता है। यूविला वो जो कौवा टकरा होता है। हमारे पास किस्म किस्म के दांत होते हैं जो कि करार होते हैं। ये हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन की जगह है। अपर जो हमारे पास फिक्स है, लेकिन नीचे वाला हमारे पास मूवेबल होता है। अपर हमारे पास मैग्जिला है, नीचे वाला हमारे पास मैंडिबल है। नीचे वाले हड्डी का नाम मैंडिबल है, ऊपर वाले का नाम मैग्जिला है, प्लीज़ लिख लीजिएगा। टीथ है हमारे पास एम्बेडेड होते सॉकेट के अंदर। देखिए कितना प्यारा चैप्टर है, छोटा छोटा बच्चों वाला पढ़ाते हैं। इससे तो ज़्यादा बड़ा तो मेरे ऑक्सफोर्ड की बुक में लिखा हुआ था 5 क्लास की कि क्राउन क्या होता है, एक दांत का पूरा सेक्शन। इसने तो पूरी स्किप किया हुआ दांत की स्ट्रक्चर को ही,
थैकोडोन कहते हैं इस कंडीशन को। डाइफाइडोन पता है ना, दो बार हमें दांत आते हैं। डेसिडुअस हम मिल्क टीथ को बोलते हैं, फिर हमारे पास परमानेंट आ जाते हैं। डेसिडुअस 20 होते हैं, असली वाले 32 होते हैं, ये तो बच्चे को पता होता है। शेप वगैरह साइज अलग होते हैं तो उसको हम हेटेरोडोंट कहते हैं। 8 इंसीजर्स हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। किनाइस 2 हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, जिसको ड्रैकुला टीथ भी कहते हैं। प्री मोलर्स हमारे पास 8 हैं और 12 हमारे पास मोलर्स हैं। प्री मोलर 4 ऊपर 4 नीचे और ये 12 6 ऊपर 6 नीचे। तो इसी तरह से हमारे पास कंप्लीट हुआ है। इंसीजर हमारे पास कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और प्री मोलर्स किसी चीज़ को खींचने के लिए, टीयरिंग एंड पुलिंग फ्लैश, और प्री मोलर्स चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। टंग है हमारे पास, छोटे छोटे हमारे पास प्रोजेक्शन, उनको हम पेपिला कहते हैं। बस ये मोटी मोटी चीज़ें याद रखिएगा, इसको बस एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो आप लोग का डाइजेशन निकल जाएगा। बहुत प्यारा चैप्टर है ये। और म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड बनी हुई होती है, नहीं टांग को हम जब बाहर निकालते हैं तो वो खुश्क हो जाती है, तो कुछ नहीं, बस हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है फ्रीन्यूलम, वो बेचारा खुश्क हो जाता है। सो सैड। सिलेवरी ग्लैंड है हमारे पास 3 किस्म के हमारे पास होते हैं, सब लिंगुअल होते हैं, सब मैंडिबुलर होते हैं, और हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। और इनकी पोजीशंस कहाँ हैं बस ये याद रखना है। कहाँ गया मेरा पैरोटिड ग्लैंड? ये लाइसोजाइम एंजाइम निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे पास। ये भी हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। सिलेवरी अमाइलेज यहाँ से निकलता है। म्यूकिन हमारे पास म्यूकस होता है, यहाँ पे बन रहा होता है। केमिकल डाइजेशन भी हमारे पास यहाँ पे हो रही होती है। 3 पेयर होते हैं हमारे पास। पैरोटिड होता है हमारे पास पिना, जो पिना है एयर के पास, पिना के पास होता है हमारे पास। पिना हड्डी का नाम है एयर के। स्टेप सबसे छोटी हड्डी होते हैं, पिना नहीं होता है। पिना पे टिक करके मत आइएगा, स्टेप सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं कान की। सब लिंगुअल ग्लैंड है हमारे पास। लिंगुअल से ही पता चले, लिंगुअल, बायलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, जबान की बात हो रही है यहाँ पे। तो सब लिंगुअल ग्लैंड होते हैं हमारे पास। और सब मैंडिबुलर, जो कि हमारे मैंडिबल जो हमारे नीचे का जबड़ा है उसके दांतों के बीच में, सब मैंडिबुलर होते हैं। अगर आप लोग डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे तो आपको ये डिटेल में पढ़ाएंगे, और आप ओटी टेक्नोलॉजी बनेंगे तब भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। वैसे आप कोई भी टेक्नोलॉजिस्ट बनेगा आपको डिटेल में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में एनाटॉमी होती है, वो सब पढ़ाते हैं। SIUT वाले MBBS वाली ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ाते हैं, और बाकी वाले बच्चों वाली पढ़ाते हैं, जो मामा पार्टी के लड़की को भी पता होती है कि हमने क्या पढ़ा है। तो चॉइस इज़ योर्स। मुझे क्या है, मेरा तो बस सलाह है, काम है सलाह देना। और मैं चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हो, सब SIUT में मुझे मिले, ताकि मुझे कोई काम अगर करना हो तो मेरे जूनियर्स मौजूद हों, हाँ, है ना। तो पर्सन 1 से 1.5 लीटर हमारे पास सिलाइवा 24 घंटे में रिलीज़ कराते हैं। और एक और बात, ये जो ह्यूमन अपनी पूरी बॉडी में 70 साल की उम्र तक इतना सिलाइवा बनाता है ना, कितनी गंदी बात है कि एक पूरा पूल है ना, वो पूल पूरा सिलाइवा से बना के उसके अंदर आप अपने खुद के सिलाइवा के अंदर तैरें, इतना बनाता है बंदा एक अपने पूरे लाइफ जीवन के अंदर। अभी फेरेंक्स ना बड़ा ना सुस्तुल वाजिब टॉपिक है, इसको तो मज़ा भी नहीं आता मुझे पढ़ने में। इसकी तो स्पेलिंग भी बार बार भूल जाता हूँ। फेरेंक्स है हमारे पास, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा ड्राई टॉपिक, इसको पढ़ लेते हैं, इसको हम मज़े से नहीं कर सकते हैं। एंटीरियर होता है ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में होता है। ये जब सांस की वो हो रही होती है तो अलग अलग कर रहा होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, बस इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वाइल पोस्टीरियर कनेक्टेड टू द इसोफेगस एंड लैरिंग्स। अच्छा, एक और बात मैं आप लोग को बता दूँ, बस एक छोटी सी बात अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जब मैं बोलूँगा तो आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा, फिर मुझे थम्स अप सेंड कर दीजिए कि आप लोगों ने वो बात लिख ली है। कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम पीछे होता है, और जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आगे होता है। एंटीरियर रेस्पिरेटरी सिस्टम, पोस्टीरियर डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख लिया तो थम्स अप सेंड कर दें। आगे की तरफ हमारे फेफड़े होते हैं, पीछे की तरफ हमारा एसोफेगस होता है। प्लीज़ ये बात नोट कर लें, ये MCQ में आता है, बहुत फंसते हैं लोग। मानूर के रिपीट कर लें। आगे की तरफ हमारे फेफड़े होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पीछे की तरफ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मैंने लिख दिया है। अभी इस चीज़ से हमें ना 2 चीज़ें आसान हो जाएंगी कि हमारे पास जो ये
एपिग्लॉटिस इसका काम क्या है? ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जो भी हम उसको कहते हैं, इनका काम क्या है ना, तो ये बस अगर सांस आ रही है तो आगे की तरफ से उसको भेज देगा, और खाना आ रहा है तो नीचे की तरफ हो जाएगा, सांस रोक देगा और फिर हमारा खाना पीछे की तरफ मूव ऑन होकर चला जाएगा। बस ये इसका काम है और कोई काम नहीं है। बस ये फेरिंग्स के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा, सब फंसते हैं इसमें। एक और चीज़ें आपके पास कहाँ गया, हाँ, द फेरिंग्स परमिट्स द पैसेज ऑफ solids and liquid food into the esophagus or gullet and conducts air to and from the trachea or windpipe during respiration. The pharynx also connect on either side with the cavity of the middle of the air by way of the eustachian tube and provides for equalization of air pressure on the eardrum membrane, which separates the cavity of the मिडल एयर फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर कैनाल। बस ये मैंने एक बार पढ़ लिया, इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, वरना छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। छोड़ना नहीं है लेकिन मज़ा कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। द प्रिंसिपल मसल्स ऑफ द फेरिंग्स, हमारे पास ये फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, इनका काम ये देख लीजिए, ओवरलैप करते ईच अदर को स्लाइटली और फॉर्म प्राइमरी मस्कुलेचर ऑफ द साइड एंड रेयर फेरिंजियल वॉल्स। स्वेलिंग, हमने जो खाना चबा लिया उसको हम ल्यूब्रिकेटेड सॉफ्ट और बॉल लाइक, हम एक बोलस बनाते हैं, बॉल की तरह, बॉल लाइक बोलस, और फिर हम उसको टंग के ज़रिए पीछे भेजते हैं रिफ्लेक्स के ज़रिए, फिर वो फेरिंग्स में जाती है। फिर वो डेग्लूटेशन, उस प्रोसेस को, स्वेलिंग तो कभी नहीं आता है पेपर में पूछने के लिए, डेग्लूटेशन क्या होता है, तो वो पूछेगा डेग्लूटेशन इज़ विच टाइप ऑफ प्रोसेस, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे। फिर आपको बताने की वो स्वेलिंग होती है, मेस्टिकेशन होती है, पीछे जाने का प्रोसेस है, टंग का मूवमेंट, फिर आप लोगों को पता है कि वो क्या है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग पे टिक लगा देना है। मेस्टिकेशन चीज़ को चबाना कहते हैं। एपिग्लॉटिस का काम होता है जो कि द एपिग्लॉटिस आर लिड लाइक कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द एंट्रेंस ऑफ द टू द लैरिंग्स, डाइवर्ट्स द बोलस टू द इसोफेगस। सही है, एपिग्लॉटिस का काम मैंने बता दिया। पेरिस्टाल्सिस कुछ नहीं होती है, रिलैक्स करवाते हैं और फिर कंस्ट्रिक्ट कराते हैं। पेरिस्टाल्सिस ही हमारा खाना नीचे की तरफ मूव करता है। वो यार यहाँ पे तो मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं बना के दिखाऊँ। अच्छा एक मिनट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पेरिस्टाल्सिस का पता है क्या होता है? यस या नो लिख के भेजते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि मुझे हमें चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी पेन का ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा है कि मैं कोई चीज़ बना दूँ। बस सही है ना, हमारे पास पेरिस्टाल्सिस पता है ना, जो खाने को नीचे की तरफ मूवमेंट कराने के लिए जो कंस्ट्रक्शन सारी होती हैं, जो खाने को पुश करती है नीचे की तरफ, उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जो इतना लंबा लिखा हुआ है ना, इसको मत करिएगा, देखिए कितना आसान कर दिया। द मस्कुलर लेयर ऑफ द गट ऑफ इनर हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं, और आउटर की तरफ हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं, और इनके बीच में बस एक ऑब्लिक मसल भी होता है जिन्होंने यहाँ पे इनको काट दिया है। लेकिन बस ये चीज़ याद रखिएगा, द डिस्टेंशन ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर वाइल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये यहाँ से लेकर कहाँ गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ना लगा दीजिएगा प्लीज़, इसको ये करना है। एंटी पेरिस्टाल्सिस पता है कि खाना फिर बाहर की तरफ निकलता है, पहले हमें नौजिया होता है, नौजिया के बाद हमें वॉमिटिंग होकर हम पूरा खाना बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग के केस में होता है। गंदा खाना खा लिया, HCl से कुछ गंदा रिएक्शन बन के निकल रहा है, तो बस 24 घंटे के अंदर अंदर वॉमिटिंग होकर वो बाहर निकल जाता है। और अगर इंटेस्टिन में चला गया तो हज़म होगा तो खून के अंदर फैल जाएगा, फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो इससे अच्छा वॉमिट होकर बाहर ही निकल जाए। इसोफेगस हमारे पास आप लोगों को पता है क्या होता है, ट्रैकिया हमारे पास आगे की तरफ होता है, मैंने पहले बता दिया। इसोफेगस बीच में होता है, अभी स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से तो इसोफेगस की जगह ना सबसे कोने में स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों के बीच में हमारे पास लोकेटेड होता है। इंटरनली म्यूकस से वो होता है, अगर खुश्क होता है तो हमारा खाना बीच में अटक जाता है, तो म्यूकस है कि पास हो रहा है ना, फिर ये पेट के अंदर वो भेज देता है। इसके अंदर कोई मैकेनिकल और कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती है। वॉट इज़ द प्लेस है, विच इज़ द प्लेस वेयर नन ऑफ द डाइजेशन अकर, तो वो इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ इसोफेगस। स्टमक हमारे पास जे शेप्ड होता है, पाउच लाइक होता है, वैसे जे शेप होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पे जे शेप बनाया हुआ है। आप लोगों ने कभी थैली को फोल्ड करके देखा, बिल्कुल यूँ पिचका के थैली को या तो किसी कागज़ को यूँ फोल्ड करके देखा है तो कैसे बन जाता है? हमारे पेट वैसे ही पड़ा हुआ होता है,
जैसे ही उसको पता चलता है ना खाना आने वाला है, खाने का टाइम हो गया, तो HCl सिक्रीशन करवाता है। HCl की वजह से वो जगह पानी पानी जो तो वो थोड़ा वो खुल जाता है। फिर जैसे ही आप वो तेल को खोलते हैं, फिर सामान डालते हैं उसके अंदर, तो वो बड़ा होता जाता है। उसकी जो वॉल्यूम है वो बड़ा होना चालू रहता है। वो पहले से जितना लंबा है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन पहले फोल्डेड में था ना, फिर वो बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से वो बड़ा हो जाता है। कि जे शेप्ड का कॉन्सेप्ट मुझे आज समझ नहीं आया। जब वो भर जाता है शायद उस वक्त वो जे शेप्ड हो। यहाँ पे तो इन्होंने जे शेप ही बना के दिखाया हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। जब आप एनाटॉमी पर पढ़ेंगे ना अपनी यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को पाउच लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा वहाँ पर दिखेगा बजाय के जे शेप्ड। अपर लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमेन में होता है। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन का अपर लेफ्ट कहाँ पे होता है? हार्ट के नीचे हमारे पास पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज के नीचे हमारे पास पेट होता है, ठीक है। और हार्ट हमारे पास स्लाइटली लेफ्ट होता है। और हमारे पास कुछ जगहें हैं पेट के ऊपर वाले जगह को हम फंडस कहते हैं, बीच वाले को कार्डिया कहते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे, ये यहाँ से दिल हमारा नज़दीक होता है, तो यहाँ से कार्डिया ये वाला पार्ट नज़दीक है, तो हम इसको कार्डिया कहते हैं। ये फंडस है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास पाइलोरस आगे जा रही है। पाइलोरिक रीजन है ना हमारे पास, ये पूरा पाइलोरस है हमारे पास स्टमक का। तो पाइलोरिस और ये जो यहाँ पे बस डोडेनम के बीच में जो स्पिंक्चर है ना, जो रोकता है डाइजेशन पहले करता है, फिर यहाँ से चला जाता है अंदर, तो पाइलोरिक स्पिंक्चर को कहते हैं। लेसर कर्वेचर होता है हमारे पास, ग्रेटर कर्वेचर होता है। जब आप लोग आगे आएंगे तो ग्रेटर कर्वेचर की तरफ कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, कौन से नर्व सप्लाई होती है, ये आप लोग पढ़ेंगे। और लेसर में कौन से होते हैं ये आप लोग पढ़ेंगे। म्यूकोजा सबसे अंदर की होती है, फिर सब म्यूकोजा होती है, फिर उसके ऊपर की लेयरिंग, फिर हमारे पास आप लोग को पता है क्या होती है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मस्कुलस एक्सटर्नस होते हैं हमारे पास, सिरोसा होती है वगैरह वगैरह। इतने लंबा हम करेंगे नहीं। हमारे पास कार्डियक स्पिंक्चर होता है और हमारे पास पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है। कार्डियक स्पिंक्चर ऊपर की तरफ होता है और पाइलोरिक स्पिंक्चर नीचे की तरफ होता है। पाइलोरिक से हमारे पास डोडेनम है, कार्डियक से हमारे पास इसोफेगस है। हो गया। स्टमक मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव का, सेवरल आवर तक खाना रखते हैं अपने अंदर। एक बात आप लोग को बताऊँ, डरावनी वाली बात, आप लोग को डराना तो मेरा काम है ना, तो मैं आप लोगों को डरा देता हूँ ना। आप लोग चिकन खाते हैं 3 घंटे 4 घंटे में डाइजेस्ट हो गया। आप लोगों ने चावल खाया, वो डाइजेस्ट हो गया। पानी तो 1 सेकंड भी नहीं लगाती, वो बेचारी ऐसी एब्जॉर्ब होने चली जाती है। फ्रूट्स को 1 से 2 घंटे लगते हैं। वेजिटेबल्स कच्चे वालों को तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगता है। लेकिन जो कम वाले होते हैं, उन जो पके हुए होते हैं, जो बिल्कुल ही उनका विटामिन सी टूटा हुआ होता है, बेचारे डीनेचर हुए होते हैं, तो वो तो बेचारे 1 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। और हमारे पास वैसे ही योगर्ट वगैरह आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी झिंगर बर्गर खाया है? यस लिख के भेजते हैं, या तो हाँ थम्सअप भी सही है। 3 लोगों ने खाया, बेचारे बाकी गरीब हैं। अच्छा सबने खाया है, सही है, फिर सही है। तो जो हमारा जो झिंगर बर्गर होता है ना, उसको डाइजेस्ट होने में पूरे 3 दिन लगते हैं, 72 आवर्स। तो अगली बार आप लोग जब झिंगा बर्गर खाएंगे तो ये बात बेचारी रो रही है, मैं फिर भी खाता हूँ। खैर अभी तो हमारी बढ़ने की उम्र है ना, अभी खाएंगे ना तो हम, लेकिन प्लीज़ जब आप लोग 22-30 हो जाएंगे तो थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 72 आवर्स मजाक नहीं है। एक चीज़ आपके पेट में 3 दिन तक पड़ी हुई है। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फिर अपने मिडिल एजेस में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डाइजेशन इट टर्न्स फूड इनटू पेस्ट लाइक एसिडिक काइम बन जाता है। फिर हमारे पास ये 3 हमारे पास 4 जगह हैं, कार्डिया, फंडस, कॉर्पस, इसको बॉडी बोलते हैं। कॉर्पस को काटे बॉडी होती है और पाइलोरिस होती है, ठीक है। ये लंबी कहानी को यहाँ तक दफ़ा करें। ये जो यहाँ से शुरू ना, ये क्या है हमारे पास, यहाँ से जो शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक इसको काटें, ये काम का नहीं है आपका। जो चीज़ें काम की नहीं मैं कटवा देता हूँ, इतना लंबा कौन करेगा बैठ के पेपर्स के लिए, पेपर में आएगा ही तो करना ही क्यों है। जो सबसे अंदर वाली होती है, ये बस एक डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, माशाल्लाह इतनी गंदी डायग्राम में छोड़ने से डायग्राम को। सबसे अंदर वाली म्यूकोजा होती है, म्यूकस से म्यूकोजा याद रखें। म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलर एक्सटर्ना। 3 लेयर हैं हमारे पास, उनके नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। सर्कुलर है और लॉन्गिट्यूडिनल है, और हमारे पास ओब्लिक भी है। और सबसे जो बाहर वाली जगह है हमारे पास, इसको हम सिरोसा कहते हैं, ठीक है। बस ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। र्यूगी जो फोल्ड्स हमारे पास होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स, उसको हम र्यूगी कहते हैं, जो कि हमें कॉन्ट्रैक्शन की मदद से मिलते हैं। बाकी जितना लिखा है इसको काट दें। गैस्ट्रिक पिट्स पता है ना आप लोगों को,
क्या हो रहा है। हाँ, जो पिट्स होते हैं ना हमारे पास, वो छोटे छोटे सुराख होते हैं जो वहाँ से हमारे पास एंजाइम्स बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, यहाँ से हमारे पास गैस्ट्रिक एंजाइम्स बाहर निकल रहे होते हैं। बाकी जितना है काट दें। और हमारे पास म्यूकोइड सेल्स होते हैं जहाँ से म्यूकोजा निकल रहा होता है। म्यूकोजा क्यों ज़रूरी, वरना HCl तो हमारे पेट को खा के ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर हमारे पास होते हैं, तो उससे बचाने के लिए म्यूकोजा हमारे पास होना ज़रूरी है। म्यूकोजा की जो लेयर होती है हमारे पास वो ग्लाइकोप्रोटीन की होती है, ल्यूब्रिकेशन कराती है, प्रोटेक्शन कराती है HCl से और अपने ही एंजाइम से, क्योंकि स्टमक भी तो बेचारा प्रोटीन से ही बना हुआ है ना, तो वो सारे जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करा रही होगी तो वो देखती है अरे स्टमक भी तो प्रोटीन से बनी है, चलो स्टमक को भी करा देती हूँ। तो एंजाइम का ये काम है, तो अपने आप से ही बचा लेते हैं अपने आप को। हाँ, बस सही है। कार्डियक ग्लैंड है हमारे पास, ये हमारे पास सिर्फ म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये जो हमारे पास ग्लैंड्स दिए हुए हैं नाम, इसको भी ना डबल टिक लगा के स्टार लगा दें इनके ऊपर, क्योंकि ये ग्लैंड्स हमारे पास पेपर में आते हैं। हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ते, हिस्टोलॉजी मुश्किल है, बच्चे फेल हो गए, MBBS के बच्चे हिस्टोलॉजी में फेल हो गए। CLS बहुत मुश्किल है, उसके अंदर हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़ती, तो ये रही हिस्टोलॉजी। तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि इतना गंदा काम है इनका। जो फर्स्ट रीजन कार्डियक के अंदर हमारे पास कार्डियक रीजन है, ये हमारे पास सिर्फ म्यूकस का सीक्रेट कराते हैं। CM पता है ना, चीफ मिनिस्टर, बस CM याद रखिएगा इससे कि CM हमारे पास सिर्फ CM थूक फेंकते हैं बाहर के, देखो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। जो पास बेचारे आगा खान 4th है ना, उन्होंने बेचारे ने ग्वादर हमारे लिए ख़रीदा था ओमान से, और वो चैरिटी की थी, उन्होंने चैरिटी बेस के ऊपर खरीदी कि पाकिस्तान को फ़ायदा। और उन्होंने कोई भी मुनिया, यहाँ पास रोडें बन रही है, शारा है, भुट्टो बन रहा है, भाई वो फीता काटने आ रहा है कि देखो मैंने रोड बनवाया, और वो रोड भी डूब गई सैलाब में। क्या यहाँ पे अगर कोई किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखें ना क्या हो रहा है। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, हम लोग तो क्वेश्चन कर सकते हैं। CM से याद रखिएगा कि कार्डियक ग्लैंड हमारे पास म्यूकस सीक्रेट कराती हैं। आई एम अगेन सॉरी अगर किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, आई एम अगेन सॉरी, थोड़ा मैं मुँह फटूँ, सॉरी मेरी गलती है। अगर किसी को सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं, आई एम सॉरी, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने बात बोली भी क्यों। तो हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, या तो हमारे पास फंडिक ग्लैंड होते हैं। ये मेरे ख्याल से एक जो बच्ची है ना, वो छोड़ के चली गई है, तो उसको मेरे ख्याल से गुस्सा आ रहा है कि वो मैंने उसको वो उसका बोल दिया होगा, तो वो भाग गई, या अल्लाह खैर। अब तो मैंने बोल दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे पास म्यूकोइड वो करा रहे होते हैं। बिसाइड म्यूकोइड सेल्स देयर आर पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंट्रिक सेल, जो कि HCl हमारे पास रिलीज करा रहे होते हैं। ऑक्जेंट्रिक सेल, पेराइटल सेल या ऑक्जेंट्रिक सेल हमारे पास HCl। pH से याद रख सकते हैं ना, pH क्या होता है, OH क्या होता है। OH पता है ना, बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्जेंट्रिक सेल। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन, पेराइटल सेल्स HCl। तो HCl हमारे पास तेजाब है, तो इसका एसिडिक वो होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर भी हमारे पास रिलीज़ करवाता है। हमारे पास मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल्स यहाँ पे होती हैं। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हमारे पास इंटेस्टिन में होती है। चीफ सेल्स होते हैं हमारे पास, जो कि पेप्सिन रिलीज़ कराते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि फिर तेजाब से मिलकर फिर पेप्सिन बन जाता है। फिर हमारे पास नथिंग एल्स, हमारे पास पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाता है। और बस एक गैस्ट्रिन हार्मोन है। गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे पास 2 बेसिक स्टिमुला देता है। डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक को फैला दो, और रेजिंग द pH ऑफ द स्टमक, रेजिंग मतलब गिरा देना, स्टमक को उसको गिरा देता है कि नहीं गिरा, रेस करा देता है तो बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है भाई, ये चीज़ तो स्टमक में नहीं होती। दे कंप्लीट जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो हमारे पास पेट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाकी 2 चीज़ों को, लिपिड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो वो डाइजेस्ट होने के लिए और एब्जॉर्ब होने के लिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टिन्स में जाती हैं, उनका पेट से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ काटनी ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल से लेकर ये वाली जगह यहाँ तक, एग्जांपल से ये जगह ये काट दें, ये पेपर में आता भी नहीं, कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, क्योंकि प्रोटीन्स को और लिपिड्स को हमारे पास स्मॉल इंटेस्टिन उनको डाइजेस्ट करवाता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पेट में कंप्लीट होती है, प्रोटीन की और उसकी तो होती भी नहीं है।
बस वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, लेकिन प्रोटीन को बिल्कुल जो कंप्लीट जो तोड़ने का काम होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टिन का होता है। ये आप लोग को यहाँ से यहाँ तक काटने तो काटने, ये पेपर में नहीं आएगा, आई गारंटी। इन एडिशन टू द गैस्ट्रिन हार्मोन देयर आर एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स हमारे पास यहाँ पे नीचे दिए में, इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए आई होप के यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ड्राई भी है